अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। जो कुछ दिन का गैप और आज वापस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स का सिलसिला, और हम लोग कंटिन्यू हैं इस वक्त चैप्टर नंबर 21 पे, और हम लोग चैप्टर नंबर 21 का रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, और हमारे इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारा पहला टॉपिक भी हम कह सकते हैं, जो कि ये जो हमारी वेकेशंस हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें जो हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके मुताबिक जो ये वाला टॉपिक है ये हमारा पहला टॉपिक हम कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें पहले दो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 21 में न्यूक्लियर फिज़िक्स के लेक्चर 1 में हम लोगों ने कुछ बात की थी न्यूक्लियॉन्स के बारे में, राइट। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और जनरली हमने बात की थी कि एक न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होता है, या न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है उसमें बेसिकली हम न्यूक्लियस जो है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस किन पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है और वो पार्टिकल किस नेचर के होते हैं, उन पार्टिकल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, या एक न्यूक्लियस जो है वो किसी एटम में क्या अहमियत रखता है। तो दैट वाज लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हमने स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो स्टडी किया, जिसमें हम लोग आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक टेक्निक है हमारे पास जिससे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके आइसोटोप्स को सेपरेट किया जा सकता है। 12 बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर हैं, और हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें हम लोग दो जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और इनके जो ग्राफ्स हैं उनको स्टडी करेंगे, राइट। तो जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें हम आज के लेक्चर को एक ही सिटिंग में, एक ही मतलब टाइम इंटरवल में कंप्लीट करेंगे, दो हिस्सों में। पहले मैस डिफेक्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं मैस डिफेक्ट को। और मैस डिफेक्ट को बच्चों हम लोग समझने से पहले एक दो बातें जस्ट जो है वो रिफ़्रेश कर लेते हैं हम लोग, कि हम इस टॉपिक में कुछ वर्ड्स बोलूँगा मैं, कुछ टर्म्स बोलूँगा, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स मैंने बोला है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियॉन्स जो है ये एक वर्ड है जो कि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूक्लियस में मेजर जो है वो दो ही पार्टिकल हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे। उन पार्टिकल्स के सब पार्टिकल्स को फ़िलहाल हम छोड़ते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हैं जो मेजर हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, दोनों को कंबाइंडली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में होते हैं तो एज ए होल दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो ये आपने ये वर्ड मैंने बोलना है, आप लोगों ने इस वर्ड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड रखना है पहले ही। तो जब भी मैं बोलूँगा न्यूक्लियॉन दैट मीन्स आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो न्यूक्लियॉन जो वर्ड है, इसके बाद जो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर, राइट, और उसके बाद मैस नंबर। एटॉमिक नंबर जब हम बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर मींस कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटियम है अगर हाइड्रोजन तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। दैट मीन्स के हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज़ 1 प्रोटॉन। इस तरह अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम जो न्यूक्लियस है दैट हैज़ 2 प्रोटॉन्स, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होगा, राइट। तो इस तरह अगर यूरेनियम की हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 92 है। दैट मीन्स यूरेनियम न्यूक्लियस हैज़ 92 प्रोटॉन्स, राइट। एटॉमिक नंबर के बाद जो हम लोग बात करेंगे मैस नंबर की, तो मैस नंबर किसी भी न्यूक्लियस का जो होता है दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो भी मैंने आपसे बात की थी। किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को सम करके हम बताएंगे, दोनों का टोटल हम बताएंगे, तो दैट विल बी मैस नंबर। मैस नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर मींस इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और जो हमारे पास मैस नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, राइट। सो एटॉमिक नंबर मींस ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मैस नंबर मींस न्यूक्लियॉन, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट, और जी मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको बच्चों समटाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह लेंगे।
कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में तो हम नहीं कहेंगे। जनरली किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सेंस में एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सेंस में कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कहेंगे। ऑलराइट, तो ये जो दो टर्म्स हैं ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स भी आपको पता चल गया। इसको जो है रिप्रेजेंट जो हम इस तरह करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को के न्यूक्लियस को, लेट से अगर मैं x कहूँ तो उसके साथ हम a लिखेंगे ऊपर और z लिखेंगे नीचे इसके साथ। तो किसी भी एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और समटाइम्स स्मॉल लेटर भी उसके साथ आएगा। जैसे हीलियम H बड़ा है, E स्मॉल है, तो उसके साथ जो हम लोग A और Z लिखेंगे, ऊपर उसका एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे और नीचे जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जैसे जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं तो 1 1 आएगा, मींस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है और जो उसका मास नंबर है वो भी 1 है, मींस एक प्रोटॉन है उसमें न्यूक्लियस में। इस तरह जो हीलियम है दैट इज़ 4 2। अगर हीलियम को हम लिखें तो H बड़ा E स्मॉल, तो ये उसके लिए हीलियम के लिए सिंबल यूज़ करेंगे। और इसका मतलब ये है कि हीलियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 हैं, और जो उसका न्यूक्लियॉन है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स या उसका जो मास नंबर है दैट इज़ 4। इट मीन्स के इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं तो फिर 2 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। सो इट्स मास नंबर इज़ 4। तो यूरेनियम की एग्जांपल हम लिख सकते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूरेनियम इज़ 238 एंड 92। दैट मीन्स कि यूरेनियम में 92 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और 238 इसका न्यूक्लियॉन है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर है, या सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 232 इन यूरेनियम। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें हैं बेसिक जिसको हम लोग नेक्स्ट इस लेक्चर में भी और कंटिन्यूसली अगले लेक्चर्स में भी ये टर्म्स यूज़ होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं जो हम लोग नेक्स्ट हमारी पहली डेफिनेशन की तरफ। और हमारी जो पहली डेफिनेशन है दैट इज़ मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को पहले मैं लिखता हूँ और फिर जो इसको डिफाइन करते हैं और मास डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मास डिफेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन न्यूक्लियर फिजिक्स। किसी भी न्यूक्लियस जो है उससे रिलेटेड जब भी न्यूक्लियस डिस्कस होता है, कोई भी न्यूक्लियस डिस्कस होगा तो उसमें जो मास डिफेक्ट की जो टर्म है ये डेफिनेटली वहाँ पे डिस्कस होगी। तो मास डिफेक्ट को जो मैं लिखता हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, mass defect is the difference in mass mass defect is the difference in mass between the sum of masses between the sum of masses of its constituents. Mass defect is the difference in mass between the sum of masses of its constituents and the mass of the nucleus itself. And the mass of the nucleus itself. राइट बच्चों, ये कुछ वर्ड्स हैं या इससे मिलते जुलते वर्ड्स भी लिखे जाएंगे। जब हमें समझ आ जाएगी इस बात की तो इससे मिलते जुलते वर्ड्स को भी लिखा जा सकता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों इसको? द मास डिफेक्ट, राइट, मास डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस, राइट। एक्चुअली मास डिफेक्ट जो है ये दो मैसेस का डिफरेंस है, दो मैसेस का फ़र्क है, राइट। वो दो मैसेस कौन कौन से हैं? उसमें पहले नंबर पे जो चीज़ आती है दैट इज़ हम ये कहेंगे डिफरेंस इन मास है। दो मैसेस का डिफरेंस है किसके दरमियान? द सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स। इसकी जगह अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम है या डिफरेंट लगे तो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स पार्टिकल्स, या इस पार्टिकल्स की जगह हम ये वाला वर्ड भी लिख सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट। सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। तो इसका मतलब जो ये है कि मास डिफेक्ट जो है दैट इज एक्चुअली डिफरेंस इन मास है, राइट। दिस वन द डिफरेंस इन मास, दो मैसेस के बीच में डिफरेंस है। और वो दो मैसेस कौन कौन से लेने हैं आपने? उसमें पहले नंबर पे जो मास है दैट इज सम ऑफ मैसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सम ऑफ मैसेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। उसमें से
माइनस करें या डिफरेंस करें, दूसरा मैस कौन से लें, मैस ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। तो इन दोनों मैसेस का जो डिफरेंस है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड मैस डिफेक्ट। ठीक है, अब हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं मज़ीद कि ये इसका क्या मतलब है। देखिए बच्चों, जनरली ये होता है, जनरली या मतलब अगर आम लाइफ में जनरली हम बात करें तो अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके कुछ मैसेज हैं और उन पार्टिकल्स के मैसेज को हम इंडिविजुअली उनको सम करें और फिर उनको सम करें एज ए होल, तो वी एक्सपेक्ट के ये जो मैसेज है दोनों केसेस में सेम होंगे, राइट। फर्स्ट करें हमारे पास कुछ मैसेज हैं, जैसे 1 ग्राम एक मैस है, इस तरह 1 ग्राम एक मैस है, इस तरह 1 ग्राम एक मैस है। तो 3 मैसेज हैं, तीनों की जो क्वांटिटी है वो 1 ग्राम है। अगर जो इनको हम एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एज ए पार्टिकल्स अगर हम इनका सम करें, अगर हम इनके सम ऑफ मैस करें इन तीनों का, तो हम देखेंगे कि दैट इज़ 3 ग्राम्स, राइट। सो दिस इज सम ऑफ मैसेज ऑफ द पार्टिकल्स, आप ये पहला हिस्सा कह सकते हैं, दिस वन द सम ऑफ मैसेज ऑफ द पार्टिकल्स और द सम ऑफ मैसेज ऑफ द न्यूक्लियॉन सिमिलरली। तो ये 3 न्यूक्लियॉन्स 3 पार्टिकल्स थे हमारे पास, हमने तीनों का सम लिया 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, वी गेट 3 ग्राम। फिर जो हमने इन तीनों पार्टिकल्स को एज ए होल जो है एक कंबाइंड फॉर्म में हमने लिया और इनका हमने मैस लिया, तो दैट विल बी द मैस ऑफ द न्यूक्लियस और द मैस ऑफ द होल थिंग। तो इस केस में कि जब हम इनका इंडिविजुअल मैस लेते हैं और उसका सम करते हैं तो दैट इज़ 3 ग्राम, और जब हम तीनों पार्टिकल्स को एक कंबाइंड फॉर्म में इनका मैस लेते हैं तो फॉर सम सरप्राइज दिस मैस इज़ 2.9 ग्राम, लेट्स से। ये मैंने एक फिक्टिशियस नंबर्स लिए हैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं बच्चों, तो उनका जो सम ऑफ मैसेज है दैट इज़ 3 ग्राम, और जब हमने एज ए होल तीनों पार्टिकल्स का लिया है तो दैट मैस इज़ लेस देन द सम ऑफ देयर मैसेज। तो ये बच्चों यहाँ पर मैस जो है ये मिसिंग है, दैट मिसिंग मैस इज़ एक्चुअली मैस डिफेक्ट। अगर यही एग्जांपल हम लोग एक न्यूक्लियस के लिए ले लें और न्यूक्लियस में हम लोग न्यूक्लियॉन्स का मैस अगर ले लें तो उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी मैस डिफेक्ट। फर्स्ट करें जो हमारे पास जो है वो ड्यूट्रॉन है या ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम जो है ये हमारे पास ड्यूट्रॉन है, राइट। ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसमें जो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, राइट। सो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अगर हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को एज ए सेपरेट पार्टिकल्स लें और इन दोनों के मैसेज को सम करें, राइट, तो सम ऑफ मैसेज करें इनके दोनों के, और फिर हम एज ए ड्यूट्रियम न्यूक्लियस को लें, जैसे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइंड फॉर्म में एक न्यूक्लियस की फॉर्म में हैं, तो हम ये देखेंगे कि देयर सम ऑफ मैसेज एज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड द मैस एज ए होल न्यूक्लियस इज़ डिफरेंट। तो दोनों के जो मैसेज हैं वो डिफरेंट आते हैं, दोनों में डिफेक्ट है दैट इज़ 3.9754। अभी मतलब इसको कह लें, मैंने नंबर्स नहीं लिखे बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि एज ए सेपरेट पार्टिकल्स जो हैं इनके मैसेज और हैं, और एज ए होल जब एक न्यूक्लियस की फॉर्म बनती है तो उस केस में जो इनके मैसेज हैं वो डिफरेंट हैं, तो वी से कि ये क्या है, दिस इज़ मैस डिफेक्ट, राइट। सो द मिसिंग मैस और द लॉस्ट मैस भी इसको कह सकते हैं, मिसिंग कह लें या लॉस्ट का वर्ड यूज़ कर लें कि मिसिंग मैस और द लॉस्ट मैस इन दिस केस इज़ मैस डिफेक्ट, राइट। तो फिर से देखें ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी मैस डिफेक्ट की कि मैस डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस इन मैस, राइट। अब आप समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली डिफरेंस इन मैस होता है एज इंडिविजुअल पार्टिकल एज ए होल। दिस इज डिफरेंस इन मैस बिटवीन the sum of masses of its particles, right, sum of masses of the particles and the mass of the nucleus itself. So the difference in mass in these two situations is the mass defect. ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग mass defect कहेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें लेट्स से बच्चों के हम लोग अगर एक एग्जांपल की बात करें, और एग्जांपल में जो है अभी मैंने जैसे लिखा था कि अगर हम ले लें ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम ले लें, तो अगर हम ड्यूट्रॉन की ही एग्जांपल या ड्यूट्रियम की ही एग्जांपल ले लें तो उसमें हमारे पास बच्चों एक प्रोटॉन है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमें पता है दैट इज़ एक्चुअली 1.672
दैट इज़ 1.672 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। और इस तरफ जो अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लें विच इज़ 1.674 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg। ये भी kg में है और ये वाला मास भी kg में है। तो अगर हम इन दोनों मैसेज को सम करें तो वी गेट अ नंबर, तो दैट विल बी द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप इसको सम कर सकते हैं। 4 + 2 6 7 7 14 1 then 3 and then we get 3.346 times 10 raised to the power minus 27 kg, right? तो इसके बाद जो अगर हम mass of deuteron देखें that is 3.343, so mass of deuteron as a nucleus that is that number is 3.343, so 3.343 times 10 raised to the power minus 27 kg। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इन दोनों masses में एक difference है। The sum of the masses of proton and neutron is 3.346 times 10 raised to the power minus 27 and the mass of deuteron nucleus as a whole is 3.343 times 10 raised to the power minus 27। अगर हम इसको माइनस करते हैं we get a very small number, a difference of very small number। so अगर मतलब डिफरेंस तो है कि सम जो है वो एज ए होल के इक्वल नहीं है, so हम कह सकते हैं कि दिस स्मॉल डिफरेंस दैट इज 0.003 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों नंबर्स को, सो दिस स्मॉल डिफरेंस इन मास इज एक्चुअली द मास डिफेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों सेपरेट पार्टिकल्स थे और उनको हमने सम किया तो उनका मास कुछ और आता है और मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है एज ए होल न्यूक्लियस वो डिफरेंट है। तो दैट मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस इन मास एज सेपरेट पार्टिकल्स एंड एज ए होल न्यूक्लियस। तो वही बात कि डिफरेंस इन मास जो मैंने लिखा था बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स पार्टिकल्स, राइट? जो भी न्यूक्लियस है, किसी न्यूक्लियस के जो भी पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका मास लें और फिर एज ए होल आप मास ऑफ द न्यूक्लियस लें, तो द डिफरेंस इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल थी ड्यूट्रॉन की या ड्यूट्रियम की। इस तरह से हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं हीलियम की, और ये आपकी बुक में है भी ये वाली एग्जांपल, आप वहाँ से भी इसको सॉल्व्ड एग्जांपल को वहाँ से देख सकते हैं। और लेट्स से बच्चों हमारे पास अगर हीलियम की हम बात करें और हीलियम का मास डिफेक्ट अगर हमने फाइंड करना हो तो वी नो दैट कि जो हीलियम है बच्चों दैट इज़ He42। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं और इसका जो मास नंबर है यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं दैट इज़ 4। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन आर 4। तो इसमें जो आपकी बुक में एग्जांपल है इसमें जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसको सॉल्व किया गया है यूनिफाइड मास स्केल यानी यू में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये मैं अभी लिखता हूँ। जो फर्ज करें कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज़ MP एंड दिस मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.00785 U। ये जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन जो है इसको किलोग्राम्स में नहीं दिया गया। यहाँ पर ये जो मास है इसको यूनिफाइड मास स्केल या एटॉमिक मास यूनिट में इसको लिखा गया है, जिसमें हमारे पास जो 1 U है इसकी वैल्यू 1.66 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg है। देखिए जो ये जो kg है ये एक बड़ा यूनिट है मास का, और ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स ये छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको किलोग्राम्स में समटाइम्स रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट ना करना और फिर ये जो 10 की पावर है इसमें हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो फिर हम लोग इसको एक नंबर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं विदाउट पावर्स ऑफ 10। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो मास है, जैसे प्रोटॉन है तो उसके मास को अगर आप इस नंबर पे डिवाइड करें तो यू गेट दिस नंबर 1.00785। तो हम ये कहते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज़ 1.00785 टाइम्स यू, यानी यू की ये वाली वैल्यू अगर हम यूज़ करें इस नंबर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द सेम मास ऑफ प्रोटॉन इन किलोग्राम्स, राइट? इसको लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया गया है, आप वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में जो है इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है इसमें। इस तरह जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें इस यू में यूनिफाइड मास स्केल में
तो वी गेट दैट इज़ 1.008665. तो mass of neutron is 1.008665 U. तो this is mass of neutron, right? तो अगर हमने हीलियम न्यूक्लियस का mass defect फाइंड करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास जो mass of हीलियम न्यूक्लियस है वो हमें ऑलरेडी पता है, गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उस mass की, दैट इज़ 4.0028. सो mass of helium nucleus that is 4.0028 U, राइट. इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसको भी हम किलोग्राम्स में चेंज कर सकते हैं U की वैल्यू लगा के. अच्छा, जो अब अगर हमने मैस डिफेक्ट फाइंड करना हो हीलियम न्यूक्लियस का तो उस केस में जो मैस डिफेक्ट हम फाइंड करेंगे उसके लिए पहले हमें सम लेना होगा इसके पार्टिकल्स का, यानी पहले हम करेंगे सम ऑफ मैसेज ऑफ पार्टिकल्स, और ये यूँ कह लें कि सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ 2 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन, राइट. मतलब 2 प्रोटॉन हैं इसमें हीलियम न्यूक्लियाई में और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो 2 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1.00, और इसमें मैस ऑफ प्रोटॉन अगर लगाएंगे तो 7825 U, प्लस इसमें हम 2 टाइम्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो 1.008665 U. और ये जो हमारे पास इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर देखेंगे, राइट. तो अगर इसमें हम लोग इसको जो है वो सॉल्व करें और इसको मतलब इसका आंसर हम लोग फाइंड करें तो दैट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, ये आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट. तो इन दोनों का जो सम है ये हमारे पास जो है एक आंसर होगा, दैट इज़ सम नंबर दैट विल बी सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स. और उसके बाद अगर हम मैस ऑफ न्यूक्लियस देखें, मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस अगर हम देखें तो दैट इज़ 4.0028 U, right. So this mass of nucleus and the sum of these two masses will be a different number, right. तो इस डिफरेंट नंबर का मतलब ये है कि जब हम इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का सम करते हैं और एज ए होल हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो बोथ गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़. तो इसका मतलब बच्चों कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं उनका मैस जो है वो कुछ और है, और जब एज ए होल न्यूक्लियस का मैस हम लेते हैं तो दैट नंबर इज़ डिफरेंट. तो एक्चुअली जो पार्टिकल्स का मैस है वो ज़्यादा होता है, और जो न्यूक्लियस बनता है तब उस केस में जो मैस होता है दैट इज़ लेस. तो ये जो मिसिंग मैस है, दैट मिसिंग मैस इज़ नोन एज मैस डिफेक्ट. ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है. ये एग्जांपल्स जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि मैस डिफेक्ट जो है वो किसे कहते हैं. ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने सॉल्व की. ऑलराइट, तो मैस डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन मैस बिटवीन द सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द मैस ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ. अब ये डेफिनेशन हमें अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए. अच्छा, जो मैस डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए जनरल फार्मूला अगर हम बनाएं, एक जनरल फार्मूला अगर हम लिख सकें कि जिससे हम किसी भी न्यूक्लियस का मैस डिफेक्ट फाइंड करें, तो जनरल फार्मूला में बच्चों ये जो मैस डिफेक्ट है इसे हम लोग मैस डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हमने ये मैस डिफेक्ट फाइंड करना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा m जो है विच इज़ मैस डिफेक्ट दैट इज़ इक्वल्स टू z टाइम्स mp प्लस a माइनस z टाइम्स mn माइनस मैस ऑफ होल न्यूक्लियस. अब देखिए मुझे इस इक्वेशन से हम लोग मैस ऑफ मतलब मैस डिफेक्ट जो है ये किसी भी न्यूक्लियस का फाइंड कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन में हमारे पास z जो है दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, mp जो है दैट इज़ मैस ऑफ प्रोटॉन, ये हम कह सकते हैं. और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z टाइम्स mp, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास होगा टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स,
राइट। इस तरह हम पहले फाइंड करेंगे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद यहाँ पे ये जो फैक्टर है हमारे पास A माइनस जी, अब A माइनस जी में जो A जो है दैट इज मास नंबर और Z जो है दैट इज एटॉमिक नंबर। अब A जो है दैट इज मास नंबर, दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास ये टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो ये न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें से जब हम प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। Mn जो है दैट इज मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों, दैट इज मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। और ये जो मास ऑफ न्यूक्लियस, तो देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो फैक्टर है Gmp, इस फैक्टर से हम लोग फाइंड करेंगे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। और ये जो फैक्टर है हमारे पास A माइनस जी टाइम Mn, इस फैक्टर से हम फाइंड करेंगे टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और जब ये दोनों का हम लोग इकट्ठे करेंगे मास, दोनों को ऐड करेंगे, तो दैट विल बिकम द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास बन जाएगा, उसका सम बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जब हम माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस को, तो दैट विल गिव अस द मास डिफेक्ट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट। तो ये एक जनरल फार्मूला है, ये जनरल एक इक्वेशन बन गई जिससे हम लोग मास डिफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को जो हमने लिखना हो, लेट्स से हीलियम के लिए लिखना हो, तो हीलियम के लिए हम लोग मास डिफेक्ट की इक्वेशन डेल्टा एम को यूँ लिख सकते हैं, विच इज़ 2 टाइम्स MP प्लस 2 टाइम्स Mn, ये दोनों को सम हो गया माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, राइट। सो 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, दोनों के masses का सम माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, सो दैट विल गिव अस द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन की मदद से किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, ओके बच्चों, अब हम लोग इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट टर्म जो है उसकी बात करते हैं, और वो बच्चों जो थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है दैट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, राइट। तो इस पे ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्या मीनिंग्स हैं। इसी में जो हमारे पास दूसरी टर्म है, ये मास डिफेक्ट था, और मास डिफेक्ट में ही हमारे पास ये एक और टर्म है दैट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, राइट। सो इसको हम यूँ लिखते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को डेल्टा M ओवर A। देखिए बच्चों, इस टर्म का ये थोड़ी सी टर्म उससे डिफरेंट है मास डिफेक्ट से। और मास डिफेक्ट में तो हम लोग जस्ट मास डिफेक्ट फाइंड करते हैं, लेकिन मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का मतलब ये है कि टोटल मास डिफेक्ट कितना है किसी न्यूक्लियस का, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। तो जब हम उसके न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड कर देते हैं तो वो जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन मिल जाता है, विच मीन्स कि एक न्यूक्लियॉन की वजह से कितना मास डिफेक्ट जो है वो आया है, यानी टोटल जो न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट है वो पूरे उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उस पर डिवाइड हो जाता है। लेट्स से मतलब बच्चों जो फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो हीलियम की अगर हम बात करें, तो हीलियम में मतलब उसके पार्टिकल्स का, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो मास है उसको हम लेंगे, और उसमें से जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे जो मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो हमारे पास जो उसका मास डिफेक्ट आता है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 0.03034। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो हीलियम का मास डिफेक्ट है दैट इज़ 0.03034 टाइम्स U, मतलब ये कह सकते हैं कि ये उसका हीलियम का मास डिफेक्ट है, ठीक है। अब जो इस मास डिफेक्ट की जब हम बात करें, अगर U की वैल्यू हम लगा दें, तो अगर U जो है उसकी वैल्यू 1.66 टाइम्स 10⁻27 kg लगा दें, तो फिर हम इस मास डिफेक्ट को किलोग्राम्स में भी ले सकते हैं, दैट इज़ 0.03034 टाइम्स 1.66 टाइम्स 10⁻⁻27 kg, इस तरह से ले सकते हैं। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें मतलब इसकी वैल्यू से, तो वी गेट 5.03, दैट इज़ 5.03 टाइम्स 10⁻⁻27 kg।
अब देखिए मुझे ये जो है ना, ये हीलियम का टोटल मास डिफेक्ट है, राइट। तो अगर आप हीलियम के प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करके उसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दें तो वी गेट दिस नंबर। अब जो ये जो टोटल मास है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं हीलियम के, सो डेल्टा एम बाय ए का मतलब ये होगा कि हीलियम का जो मास डिफेक्ट है दैट इज़ 5.03 टाइम्स 10⁻⁻29, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो अगर इसको 4 पे डिवाइड करेंगे यू गेट समथिंग लाइक 4 1s are 4 2 और उसके बाद हमारे पास कोई 1.23 टाइम्स -10⁻⁻27 के, जस्ट अ रफ नंबर, थोड़ा सा एरर हो सकता है। तो ये जो हम टर्म पढ़ेंगे, ये जो आंसर हमारे पास आया है इसको हम कह सकते हैं दिस इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, दिस इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम। मतलब ये है कि हीलियम के एक पार्टिकल यानी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से इतना जो है ये मास डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब वेरी स्मॉल नंबर 1.23 टाइम्स 10⁻⁻29 समथिंग। तो एक पार्टिकल के हिस्से में इतना मास डिफेक्ट जो है ये हम कह सकते हैं कि आता है, सही है। सो मास डिफेक्ट इज़ द होल नंबर, मतलब किसी पूरे न्यूक्लियस का कितना जो है वो मास चेंज आई है। और दूसरे नंबर पे बच्चों कि उसके एक न्यूक्लियन में अगर उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे, तो दैट विल गिव अस मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो उससे पता चलेगा कि एक न्यूक्लियन के होने या ना होने से कितना उसमें मास डिफेक्ट में चेंज आ सकती है। मतलब हीलियम में अगर 4 हैं तो एक पार्टिकल की या एक न्यूक्लियन की वजह से इतना मास डिफेक्ट जो है वो बन रहा है। अगर वो न्यूक्लियन ना हो तो पॉसिबली उसकी वजह से इतना कम हो जाएगा जो मास डिफेक्ट है। सो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, राइट, इज द मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ अ न्यूक्लियस। इस तरह ड्यूट्रियम का फाइंड करेंगे तो उसका टोटल मास डिफेक्ट को डिवाइड करेंगे 2 पे। इस तरह यूरेनियम का अगर मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे तो उसको जो जितना भी मास डिफेक्ट यूरेनियम का बनेगा उसको डिवाइड करेंगे 238 पे, जो कि उसका मास नंबर है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, राइट। अब यहाँ जो हमारे पास एक ग्राफ भी है जो हम बना सकते हैं, जो आपकी बुक में है, जिसे आपने बनाना है। और वो जो ग्राफ है वो है ग्राफ जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और ग्राफ ड्रॉ किया गया है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। और उसमें वो जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं दैट आर, उसमें एक है जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, राइट, वर्सेस मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। और उसमें दूसरी तरफ जो है ये हम लोग ले लेते हैं उसमें उसका एटॉमिक नंबर, राइट, जी वर्सेस एटॉमिक नंबर जी, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्सेस एटॉमिक नंबर जी। और ये जो ग्राफ हम बनाएंगे तो इस ग्राफ में हमें जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के कंपैरिजन के साथ, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है उसमें हम लोगों ने डेल्टा एम ओवर ए किया है। तो इसमें हमने यूँ किया है, थोड़ी सी तरतीब चेंज की है। इसमें पहले हमने मास ऑफ न्यूक्लियस लिया है माइनस, उसके बाद हम लोगों ने जी एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन वाला फैक्टर लिया है और इसको डिवाइड किया है ए के साथ। अब जो वैसे हम लोगों ने मास डिफेक्ट फाइंड किया है उसमें हम लोग इस फैक्टर को पहले लेते हैं और इस फैक्टर को जो है वो बाद में लेते हैं। ये फैक्टर बड़ा होता है, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो सम होता है मैसेस का वो ज़्यादा होता है, और मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कम होता है, तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन ग्राफ के लिए हमने इसकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी चेंज की है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा ये ग्राफ बने पॉजिटिव एक्सिस पे, राइट। और बस इसकी ग्राफ की शेप को हम लोगों ने लेने के लिए कि ये अबव द एक्सिस आए, उसके लिए हमने इसकी तरतीब थोड़ी सी जो है वो चेंज की है। अब इसमें जो ये जो इस तरफ हमने लिया है, इस तरफ एटॉमिक नंबर हम लेंगे, लेट्स से 0, दिस इज़ 10 20 30 40 50 60
और लेट्स से यहाँ 70 और ये ग्राफ जाएगा अप टू 80 एंड 90 समथिंग, ठीक है। और इस तरफ को जो है वो चूँकि अब नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी जब न्यूक्लियस का मास जो है ये कम है और पार्टिकल्स का मास जो है वो चूँकि ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ये नेगेटिव नंबर्स होंगे। चूँकि हम छोटे में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो वी विल हैव -0.009, -0.008, -0.007, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये ग्रेजुअली अगर हम इस तरफ को आएँ तो ये वैल्यूज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो लिया है, तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ में ये डिक्रीज़ करेंगी, और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे -0.00789 तो ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी, और ज़ीरो जो है दैट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू इन अबव द एक्सिस, अबव पॉजिटिव यानी अबव वाई एक्सिस, यानी अबव एक्स एक्सिस कह लें या अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो वैल्यूज़ हैं ये हमने नेगेटिव में ली हैं। तो जितना ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यूज़ नेगेटिव में जो है ये डिक्रीज़ करेंगी, और जितना नीचे की तरफ आएंगे तो ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेंगी, राइट। तो ये वैल्यूज़ नेगेटिव इस वजह से हैं क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियस के मास में से माइनस करना है इंडिविजुअल मैसेस, पार्टिकल्स के मैसेस को। उसके बाद ये जो ग्राफ है हमारे पास, उस ग्राफ की जो शेप है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। अगर हम सारे एटॉमिक नंबर सब न्यूक्लियाई का जो मैसेज हैं उसको अगर हम लें तो हाइड्रोजन विल बी द स्मॉलेस्ट, राइट, एंड देन ग्रेजुअली जो है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो है ये इंक्रीज़ करेगा, और ये मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ करेगा, और फिर इसकी वैल्यू जो है यहाँ से होती हुई ये वैल्यू इस तरह से मूव करेगी। तो इसमें सबसे टॉप पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे कम होगा। यहाँ से हम इस तरह से बात स्टार्ट करेंगे कि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन सबसे कम जो है ये हाइड्रोजन का होगा। उसके बाद जो यहाँ पे मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो हीलियम है उसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। जाहिर बात है अब हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे ज़्यादा हैं तो इसका मैस उससे थोड़ा ज़्यादा है। इस तरह बच्चों फिर इसी तरतीब में आगे चलते जाएं तो फिर हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र ऐसे है। इसकी तरतीब कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर इसमें जो है वो सल्फ़र आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो है ये आयरन आ जाता है, राइट। यहाँ पे जाके आयरन आ जाएगा विच इज़ 56 एंड 26, राइट, इसका जो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर है। उसके बाद राइट साइड को फिर जो है ये बढ़ता जाएगा, और लास्ट पर हमारे पास यहाँ पे जाके कहीं 92 पे हमारे पास यूरेनियम आएगा, राइट। तो इस ग्राफ में यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है अब आएंगे, फेरिक से आगे मतलब आयरन से आगे अगर चलते जाएंगे तो स्ट्रोंशियम आ जाएगा या दूसरे डिफरेंट। तो इसमें जो ये जो हम देखेंगे हमने जो याद रखना है वो ये है कि इस ग्राफ में ये जो आयरन है दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। आपसे पूछा जा सकता है कि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो है ये आयरन का सबसे ज़्यादा होगा। इस तमाम एलिमेंट्स में आयरन का मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। यानी अगर हम आयरन का मैस डिफेक्ट फाइंड करें और उसको हम उसके एटॉमिक नंबर पे उसके मैस नंबर पे डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा जो मैस डिफेक्ट कैलकुलेट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे एलिमेंट्स में, तो वो सबसे ज़्यादा जो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है वो आयरन का है, राइट। तो आयरन के, इसका मतलब है कि आयरन के एक न्यूक्लियन या आयरन के एक पार्टिकल के हिस्से में बहुत ज़्यादा मैस डिफेक्ट आता है, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो आयरन न्यूक्लियंस, एक आयरन न्यूक्लियस जाएगा तो दैट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ मैस डिफेक्ट। तो एक न्यूक्लियन, एक अगर प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन अगर आयरन में से निकलता है तो वो उससे उसके मैस डिफेक्ट में खासा फ़र्क पड़ेगा। ये आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो जिसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ज़्यादा है इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियन के जाने से उसके मैस डिफेक्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियन के हिस्से में जो ज़्यादा मैस आता है तो दैट मीन्स कि उस न्यूक्लियन के जाने से उसके मैस डिफेक्ट में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो आयरन हैज़ द मोस्ट मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इन दिस कर्व। ये आपने यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। हाइड्रोजन हैज़ द लीस्ट, ये आपने याद रखना है। यूरेनियम का हाइड्रोजन से जो है वो
ज़्यादा है और आयरन से कम है। ठीक है, तो जिस तरह आप नीचे आएंगे इस ग्राफ में तो वैल्यूज़ बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़ीरो लिया है और नेगेटिव वैल्यूज़ ऊपर हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ जब बढ़ेंगी तो वो ज़ीरो की तरफ जाते हुए बढ़ेंगी, तो नीचे की तरफ आते हुए ये वैल्यूज़ बढ़ेंगी। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की वैल्यूज़ इस कर्व में नीचे आते हुए बढ़ेंगी और ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी वैल्यू कम होगी। इस अंदाज में आपने इसको याद रखना है। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो के करीब जाके ये वैल्यू बनेगी। तो ये नंबर्स नेगेटिव इसलिए हैं कि हमने यहाँ पे मास डिफेक्ट को उल्टा कैलकुलेट किया है कि स्मॉलर नंबर को पहले रखा है और ग्रेटर नंबर को बाद में। और इस तरह रखने की वजह से हम इस कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं विच इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हम उसी पैटर्न पे आएँ जिसमें इसको पहले और इसको बाद में रखें तो उसमें हमारी जो कर्व है वो फिर इस एक्सिस में नहीं बनती और उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से अच्छी डेवलप नहीं होती जिस तरह यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जस्ट हमने इस नंबर को फ्लिप कर दिया, न्यूक्लियस का मास पहले ले लिया और पार्टिकल्स का मास बाद में ले लिया और उसको माइनस किया, तो नंबर्स नेगेटिव में आएंगे। हर न्यूक्लियस का कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास लिया, पार्टिकल को माइनस किया, हीलियम से किया, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन और यूरेनियम, सब न्यूक्लियाई का इसी फार्मूले से मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कैलकुलेट किया और इधर एटॉमिक नंबर लिया और फिर उसको हमने ये ग्राफ में प्लॉट किया। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन किस न्यूक्लियस का ज़्यादा है और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन किस न्यूक्लियस का कम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सबसे कम मास डिफेक्ट है और दैट लाइज अबव द एक्सिस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट में ये वाली बातें आप लोगों ने इतनी याद रखनी है। सही है, ऑलराइट जी। अब जो चलते हैं हम दूसरी बात की तरफ, और वो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो अब हम बात करेंगे दूसरी डेफिनेशन की, तो दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है जैसा कि जो आप देख सकते हैं इसके नाम से, बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस, इस सेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ द, इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी, फिर इसकी डेफिनेशन जो है उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को जो हम डिफाइन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू अ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट must be supplied to a nucleus, right? तो ये वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस को दी जाएगी if the nucleus is to be broken up to a nucleus, if the nucleus is to be broken up into protons and nucleons, broken up into protons and neutrons, राइट, इस सेंस में भी। तो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस को सप्लाई की जाएगी, दी जाएगी, और उस न्यूक्लियस से वो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होगा और फिर वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का इस तरह हम बात करते हैं कि जैसे हीलियम की एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बार बार। तो हमारे पास हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट या सेपरेट फॉर्म में हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेपरेट फॉर्म है, और फिर हम इन सब को कंबाइन करते हैं, राइट। लेट्स से कि हमने इन चारों पार्टिकल्स को कंबाइन किया, और कंबाइन करके हमने इन चारों पार्टिकल्स को एक न्यूक्लियस की फॉर्म में ये बन गए, एक न्यूक्लियस बन गया जिसमें ये चारों कंबाइंड फॉर्म में हैं। ये सेपरेट फॉर्म है और ये इनकी कंबाइंड फॉर्म है। तो जो इस सेपरेट फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म में जब ये पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए तो हमने देखा कि ये यहाँ पर मास इक्वल नहीं रहा। यहाँ पर जो मास है ये ज़्यादा है, मास इज़ ग्रेटर इन दिस सेंस, सेपरेट फॉर्म में मास ज़्यादा है, तो मास इज़ लेस इन कंबाइंड फॉर्म।
तो यहाँ पे मैस इन चारों पार्टिकल्स का ज़्यादा है, यहाँ पे इनका मैस कम है। अब सोचने की वाली बात है कि ये जो मैस है ये कहाँ चला गया, ये मैस लॉस हो गया। तो ये जो मैस लॉस हुआ है, अब हमने ये देखना है लॉस ऑफ मैस हुआ है, ये कहाँ चला गया, ये कहाँ गया। तो एक्चुअली दैट कम्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन। देखिए जो आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन है E = mc², मैस एनर्जी इक्विवेलेंस, वो हमने पढ़ा है कि मैस और एनर्जी दोनों दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही ओरिजिनल फैक्ट की। कोई एक ही हमारे पास मैटर है, कोई एक ही ओरिजिनल फॉर्म है जिसमें जो एग्जिस्ट करती है, एक ओरिजिनल चीज़ है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक एनर्जी है और दूसरा मैटर है या मैस है। तो मैस और एनर्जी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही ओरिजिन के, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों मैस एनर्जी और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिस तरह जो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था चैप्टर में 19 में कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो हमने कैलकुलेट किया था कि उस एनर्जी स्टोर होने की वजह से उस स्प्रिंग का जो मैस है वो बढ़ जाता है, अगरचे कि वो बहुत नेग्लिजिबल इंक्रीज़ होता है, जिसको हम अगर टोटल स्प्रिंग के मैस में ऐड करें तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता स्प्रिंग के मैस में। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि व्हेन एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट दैट एनर्जी इंक्रीजेज द मैस, क्योंकि एनर्जी जो है दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मैस। अब देखें यहाँ पे जो मैस कम हुआ है, लॉस हुआ है मैस, वो मैस जो है यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो लॉस ऑफ मैस जो है दैट इज एक्चुअली द मैस हैज़ बीन लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि सेपरेट फॉर्म में मैस ज़्यादा है, कंबाइंड फॉर्म में मैस कम है, मैस लॉस हो गया। और जो डेल्टा एम है, जो मैस डिफेक्ट है, वो जो मैस है दैट मैस हैज़ लॉस्ट, और वो जो मैस है वो लॉस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और चूँकि वो एनर्जी की फॉर्म में मैस लॉस हुआ है, सो दैट एनर्जी इज़ एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो अगर मैं इसको एक डायरेक्ट प्रोसेस कहूँ जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म में गए, तो वो लॉस ऑफ मैस हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हुई। अगर वो लॉस ऑफ मैस हमें पता चल जाए तो हम लॉस ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आपको पता है दैट इज एक्चुअली E = डेल्टा एम टाइम्स c²। तो ये जो डेल्टा एम है, अगर मैं इसे लॉस मैस कहूँ या मैस डिफेक्ट कहूँ और इसको अगर हम c² से मल्टीप्लाई करें तो वी कैन फाइंड दैट एनर्जी विच हैज़ बीन लॉस्ट। तो सेपरेट फॉर्म से जब पार्टिकल्स कंबाइंड फॉर्म में गए तो मैस लॉस हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी लॉस हुई। हाउ मच दैट एनर्जी वाज लॉस्ट, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एम टाइम्स c²। तो अगर हमें मैस डिफेक्ट पता हो, उसको हम c² से मल्टीप्लाई करें तो हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनडायरेक्ट प्रोसेस में जाएँ, और इनडायरेक्ट प्रोसेस ये है कि जिसमें हमने किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो और न्यूक्लियस को तोड़ के उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो, तो हम ये कहेंगे कि डेफिनेटली मैस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। अब देखें ना, जब पार्टिकल्स हैं और वो न्यूक्लियस की फॉर्म में जाते हैं तो एक कंबाइंड फॉर्म की तरफ जाते हैं तो मैस लॉस होता है, मैस रिलीज़ होता है, या एनर्जी की फॉर्म में वो रिलीज़ होता है। अब अगर एक न्यूक्लियस ने टूटना है और उसने पार्टिकल्स बनना है तो उसका मैस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स का मैस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमें इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। और जब वो एनर्जी हम इस न्यूक्लियस में ऐड कर देंगे तो इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका जो मैस बढ़ना है, वो कितना मैस बढ़ेगा इसका, वो मैस जो बढ़ेगा दैट मैस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द बाइंडिंग एनर्जी दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू दिस न्यूक्लियस। जितनी एनर्जी दे के हम इस न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, वो जो एनर्जी है दैट एनर्जी मस्ट कन्वर्ट टू मैस, और वो मैस में कन्वर्ट होके इन सारे चारों पार्टिकल्स को मिलेगी, तो इनका मैस इस सेपरेट फॉर्म में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू अ न्यूक्लियस इफ द न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन अप इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब हमने एक न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस को। तो वो जो आप एनर्जी दे रहे हैं न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, इन द सेंस कि वो एनर्जी अगर मैस के इक्विवेलेंट हो और उसको हम मैस में कन्वर्ट कर लें, तो एक्चुअली वी आर एडिंग मैस
टू दिस न्यूक्लियस, और जब इस न्यूक्लियस में मास ऐड करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं तो उनका जो मास है वो इसलिए ज़्यादा हो जाता है बिकॉज वी हैव एडेड मास टू दिस न्यूक्लियस। राइट, समझ गए ना बच्चों बात को? दोनों तरफ से याद रखना है कि सेपरेट की फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो मास लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। अगर न्यूक्लियस टूटता है और ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, वी हैव टू गिव एनर्जी टू न्यूक्लियस, देनी पड़ेगी। एनर्जी दी, और वो कितनी एनर्जी दी उसका हम मास भी बना सकते हैं। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो ई एनर्जी आपने दी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, बी ई, लेट्स से कि आपने बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को दी, उस बाइंडिंग एनर्जी का मास बनाएं। दैट मास एक्चुअली यू हैव एडेड दैट मास टू न्यूक्लियस, और जब वो टूटेगा और सारे पार्टिकल्स सेपरेट होंगे तो उनका मास ज़्यादा होगा। तो दिस एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी रिलीजेज इन डायरेक्ट प्रोसेस, जब पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है या मास रिलीज होता है। और जब हम कंबाइंड फॉर्म से सेपरेट फॉर्म में पार्टिकल्स को लाएंगे, किसी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और सेपरेट पार्टिकल्स बनेंगे, तो वी हैव टू गिव एनर्जी टू न्यूक्लियस या वी हैव टू गिव मास टू न्यूक्लियस, तो उसका पार्टिकल्स का मास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे मैंने अभी लिखा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इस फार्मूले से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है। तो आप लोगों ने खुद बच्चों इसको कैलकुलेट करना है। डेल्टा एम आपने फाइंड करना है, मास डिफेक्ट आपने पहले फाइंड करना है, जैसे हीलियम का हमने किया, जैसे ड्यूट्रॉन का हमने किया। और जब आप डेल्टा एम फाइंड कर लें और उस डेल्टा एम को आप लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो एक्चुअली ये आपने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली है उस न्यूक्लियस की। ठीक है बच्चों, ये आपने बात याद रखनी है कि ये बाइंडिंग एनर्जी इस तरह से आएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी हमें समझ आ गई, फार्मूला, इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सप्रेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट है। अब इससे मिलती जुलती जो एक डेफिनेशन जो है ये हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। राइट, अब ये जिस तरह से मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन था, इस तरह से बच्चों ये हमारे पास जो है ये दूसरी डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास BE/A। जिस तरह मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स gives binding energy per nucleon, right? gives binding energy per nucleon। इससे जो हमें ये पता चलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कि एक न्यूक्लियन की वजह से कितनी बाइंडिंग एनर्जी अफेक्ट हुई है किसी न्यूक्लियस की। राइट, लेट्स से जिस तरह जो हमारे पास हीलियम है, अगर हम हीलियम की का मास डिफेक्ट देखें डेल्टा एम और उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें, तो हीलियम का जो मास डिफेक्ट है दैट इज़ 5.03 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -29 kg। ये हमारे पास हीलियम का मास डिफेक्ट है। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें बाइंडिंग एनर्जी में, तो वी गेट बाइंडिंग एनर्जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो डेल्टा एम इज़ 5.03 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -29। C square means 3 into 10 raised to the power 8 square. तो 5.03 times 10 raised to the power -29. This is 9 times 10 raised to the power 16. और अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, we get 4.5 times 10 raised to the power -12. 4.5 times 10 raised to the power -12 जूल। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर इसको जो डिवाइड कर दें 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -19 से, वी गेट दिस आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये जो हम कह सकते हैं दिस इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस जो है 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जब हीलियम न्यूक्लियस यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स सेपरेट फॉर्म में हों और वो एक हीलियम
न्यूक्लियस बनाएं तो जो 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, राइट। सो दिस मच एनर्जी मस्ट रिलीज when two protons and two neutrons combines to make a helium nucleus। बिल्कुल इसी तरह जो अगर हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है और हमने इस हीलियम न्यूक्लियस को तोड़ना है और इसे इसके पार्टिकल्स में न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करना है तो वी मस्ट गिव 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी। तो ये हमें इसको देनी पड़ेगी, ये इसके साथ आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, इसमें अगर हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन करें तो हमारे पास आंसर 28.2 जो है ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम की। तो इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर हम कैलकुलेट करें या यूँ कह लें कि बाइंडिंग एनर्जी ओवर ए या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बनेगी 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। तो चूँकि 4 होते हैं जी इसमें न्यूक्लियॉन्स, तो 4 7s आर 28 और इस तरह हमारे पास तकरीबन 7.05 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हीलियम के एक न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 7.05 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियॉन जो है वो हीलियम का अगर एक न्यूक्लियॉन जाता है तो उससे इतनी उसकी एनर्जी जो है वो चेंज करेगी, दैट इज 7.05 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखें बच्चों। इसके बाद हमारे पास फिर से एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को स्टडी करेंगे मास नंबर से या न्यूक्लियॉन नंबर से। ये हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है और ये भी ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। ठीक है, अब इस बार हम लोग मास नंबर लेंगे और देखिए बच्चों, इस ग्राफ में हम लोग इस तरह से इस तरफ को हम लोग मास नंबर लेंगे। लेट्स से दिस इज़ 0, दिस इज़ 100, लेट्स से 50, 0 से इसको 50 लेते हैं, फिर हमारे पास 100 है, 150 है और उसके बाद 200 और इस तरह 250 हमारे पास जो है ये तमाम न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 250 तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लें तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड 10 दिस इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है उसकी वैल्यू। जिस तरह मैंने अभी फाइंड की हीलियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है दैट इज़ 7.05 है। इस तरह जो हम किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ये फाइंड कर सकते हैं। और जैसे हीलियम की 7.05 आई, तो जो हमारे पास जो ग्राफ है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को मास नंबर से, तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ है कि हाइड्रोजन में सबसे कम है और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मतलब उसमें जाती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम है, यहाँ कहीं हीलियम आएगी, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन होगी, फिर ऑक्सीजन होगी, कार्बन होगी और इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करेंगी। और ये ग्राफ जो है इस वैल्यू से यूँ आकर और फिर इस तरह से ये ग्राफ जाता है। और इस ग्राफ में यहाँ जो ये मैं इसको निशान लगा लेता हूँ, ये 58 मास नंबर वाले हैं, यहाँ पे 100 हैं और कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे 150 और फिर ये 200 और इस तरह से आगे चल के ये 250। इसमें जो हमारे पास पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर हीलियम है, राइट 7.5, और इसके बाद फिर हमारे पास दूसरे जो है वो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, राइट, कार्बन है, ऑक्सीजन है और फिर फॉस्फोरस है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो फेरक यानी आयरन है और यहाँ कहीं जाके हमारे पास यूरेनियम है विच इज़ 238। ठीक है, और फेरक जो है आयरन जो है दैट इज़ 56 और 26, यूरेनियम जो है 232 और 92। बस ये दोनों ज़रा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ हमें बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो किस तरह से वेरी करेगी। तो जो हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो सबसे कम है
और फिर इस तरह एकदम से हाइड्रोजन के बाद हीलियम की जो है वो 7.05 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने फाइंड की, इस तरह कार्बन की, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो इस पूरे ग्राफ में जो आपने याद रखना है, और ये आपने याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन की है, ठीक है। सो आयरन हैज़ ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अमंग ऑल द एलिमेंट्स, ठीक। और आयरन जो है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ये भी हम देखेंगे स्टेबिलिटी में। और इसके साथ जो ये जो यूरेनियम है ये भी दैट इज़ मतलब आप कह सकते हैं कि जो यूरेनियम है दैट हैज़ 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम की 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इस तरह जो फेरक है, आयरन है, इसकी भी जो 8.8 है, फिर फेरक की है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट। इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपने याद रखना है। इसमें इस ग्राफ में डिफरेंट जो न्यूक्लियाई हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं पर न्यूक्लियन, उसका ये ग्राफ जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपने याद रखना है कि जो हाईएस्ट इस ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो तकरीबन 50 से जो लेके जो 100 तक का ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है दैट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इस पोर्शन में भी जो सबसे ज़्यादा है वो आयरन की है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, इससे फिर हम किसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये जो ग्राफ है जो आपने याद रखना है, ठीक है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसको डिफरेंट एलिमेंट्स की ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे प्लॉट की गई है। अच्छा जो अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, अब यहाँ पे कि जो किसी भी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं एक हेडिंग बना के आपसे बात करूँ, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फ्यूजन्स वगैरह वाले टॉपिक्स में। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है ये डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, ठीक है। जैसे मतलब लेट्स से जो कि हमारे पास जो यूरेनियम है, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 238 और 92, अगर इसकी हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और अगर हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी 238 कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनती है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विच इज़ ऑलमोस्ट यानी 1800 बाय 238 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विच इज़ 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह जो अगर हम आयरन की बात करें तो जो आयरन है यानी जो फेरक है, जो आयरन है दैट इज़ 56 एंड 26, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 470 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आयरन, इसमें अगर आयरन की बात करें बाइंडिंग एनर्जी को 56 पे डिवाइड कर दें तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज़ 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये देखें जो डिफरेंस है यूरेनियम के और आयरन में अगर आप देखें तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अपेरेंटली न्यूक्लियस यूरेनियम की ज़्यादा है, लेकिन जो आयरन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल है वो आयरन है, क्योंकि आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यूरेनियम के पास बाइंडिंग एनर्जी 1800 है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि यूरेनियम की वो 1800 जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो डिवाइड होगी 238 पे। तो एक न्यूक्लियन के हिस्से में जो एनर्जी आएगी दैट विल बी लेस एज़ कम्पेयर टू जो एक मतलब के न्यूक्लियस की एनर्जी आयरन को मिलेगी, यानी आयरन के एक न्यूक्लियन को जो एनर्जी मिलेगी। आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है 470, लेकिन वो किस पे डिवाइड होगी, 470 डिवाइड होगी 56 पे, तो उसके हिस्से में कितनी आएगी 8.8। इस तरह अगर हम सारे एलिमेंट्स की फाइंड करें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो आयरन की है, विच मीन्स द आयरन इज़ मोस्ट स्टेबल। यानी आयरन को एक न्यूक्लियन को जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ मोर देन एनी अदर न्यूक्लियंस
इन द होल एलिमेंट सिस्टम। तो ये 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी ज़्यादा है। सो आयरन इज़ मोर स्टेबल। तो ये जो आपने याद रखना है 50 से लेके 100 तक जो एलिमेंट्स हैं दैट आर स्टेबल, इन सब की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बाकियों से ज़्यादा है। तो इस 100 से ऑनवर्ड जो आगे हैं ये भी सारे अनस्टेबल हैं, ठीक है, और जो 100 से पहले हैं वो भी सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो 50 से 100 वाले सारे स्टेबल न्यूक्लियाई हम इनको कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के हवाले से भी कुछ बात थी। इसके बाद जो आखिरी बात ये है कि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं 100 से ज़्यादा और 50 से कम, ये दोनों अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, और दोनों के स्टेबल होने का जो प्रोसीजर है वो बच्चों डिफरेंट है। उसमें यह है कि ये जो हैवी न्यूक्लियाई हैं जो 100 से ज़्यादा, ये ब्रेकअप होकर स्टेबल होते हैं, और ये जो लाइटेस्ट न्यूक्लियाई हैं ये कंबाइन होकर स्टेबल होते हैं। यानी कि ये जो हैवी न्यूक्लियाई हैं ये फिजन रिएक्शन करेंगे तब स्टेबल होंगे, टूटकर छोटे हो जाएंगे, और जो अनस्टेबल हैं छोटे हैं ये फ्यूजन रिएक्शन यानी कंबाइन होकर स्टेबल की तरफ जाएंगे। तो ये उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से जो है ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल बच्चों, यहाँ तक हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। थोड़ा डिटेल्ड और लेंथी लेक्चर है हुआ आज का, तो बट आई होप कि आप लोग इसको इतनी ही डिटेल में होना चाहिए था। आप लोग इसको जो है वो 2x पे देख सकते हैं, या आप लोग इसको 1x पे भी देखें, तो इसको 2 पोर्शंस में आप लोग जो है वो देखें। लेकिन ये है कि इसको डिटेल में ही डिस्कस करना ज़रूरी था, चीज़ों को स्लोली और अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना ज़रूरी था इनमें। तो ये जो हमारा था लेक्चर नंबर 3, और आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर 3 में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी एंड मैस डिफेक्ट। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मैस डिफेक्ट की डेफिनेशन को याद रखेंगे, मैस डिफेक्ट किस तरह कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद मैस डिफेक्ट ऑफ ड्यूट्रॉन और हीलियम का मैस डिफेक्ट फाइंड करना की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कि किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की टर्म को भी समझेंगे कि वो क्या है और उसका ग्राफ। दूसरे नंबर पे जो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए जो फार्मूला है E=mc² वो यूज़ करना है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को आपने समझना है, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है उसका मैथ्स नंबर के साथ वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या है। ऑलराइट बच्चों, तो दैट्स ऑल, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हुआ। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे टेक्स्ट करें और मुझे बताएं कि आपको किस पोर्शन में, किस पार्ट में समझ नहीं आई, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको अंडरस्टैंड करें, इस टॉपिक को समझें, और मज़ीद कोई क्वेश्चन उनके पास है तो वो भी उसको शेयर करें, ठीक है बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।